भी, विरासत भी in a growth trajectory. ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला पहला बजट जाना जाएगा। ये तो कुर्सी बजा बजट है। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया। नायडू साहब से और नीतीश साहब से डरा हुआ बजट है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी देश के बजट की, जो अब से थोड़ी देर पहले देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, और आज उसी की बात करूंगी। आज बजट आया तो महाभारत बजट में क्या मिला क्या नहीं मिला इस पर नहीं छिड़ी, बल्कि इस बात पर छिड़ गई कि सरकार ने क्या कुर्सी बचाने वाला बजट पेश किया है। सबसे पहले अखिलेश यादव का हमला आ गया। वो बोले जिस तरह बिहार और आंध्र को फंड दिया है, ये सरकार को बचाने वाला बजट है, यानी फंड नहीं देते तो सरकार नहीं बचती। ममता बनर्जी ने भी यही बात दोहरा दी। ऐसा लगा कि विपक्ष ने सरकार को घेरने का एजेंडा एक बैठक में तय किया हो, क्योंकि कांग्रेस ने भी वही हमला बोला। पर राहुल गांधी ने एक कदम वो आगे चले गए और इस बजट को कॉपी पेस्ट बजट बता दिया। कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कॉपी की गई है। हमने जो घोषणा मैनिफेस्टो में की उसी को बजट में उतार दिया गया। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत कि ये विकसित भारत बनाओ बजट है या सरकार बचाओ बजट है, जो कि विपक्ष कह रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस एक बजट से कितने निशाने लगाए हैं, और वो बताना जरूरी है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार का निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया। विपक्ष हमेशा से हमला करता है बेरोजगारी पर कि रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार की सौगात है आज 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप उन्होंने बजट में ऐलान किया, और इसी के साथ 4 करोड़ 10 लाख युवाओं के लिए रोजगार का भी ऐलान किया गया है इस बजट में। अगले 5 साल में ये रोजगार दिया जाएगा। वहीं विपक्ष का एक और हमला हमेशा से महंगाई रहा है, तो इसके लिए कैसे निशाना साधा है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। करदाता को 17,500 तक का फायदा नए स्लैब में, जिस इनकम टैक्स में जिसका ऐलान किया गया, और वहीं महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ तक के लिए योजनाओं का ऐलान किया गया है। अब एक बड़ा हमला जो बार बार विपक्ष करता है, ये कमजोर सरकार है, ये कभी भी गिर सकती है। तो आज बिहार को 59,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया, तकरीबन 59,000 करोड़, और वहीं आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ के बजट का ऐलान किया गया है। अब इससे सीधे सीधे विपक्ष कह रहा है कि ये तो सरकार बचाने के लिए है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने बता दिया कि ये राज्य भी उसी तरह से आगे बढ़ेंगे जैसे बाकी राज्य। अब ऐसे में पूछा जा रहा है ये विकसित भारत बजट है या सरकार बचाओ बजट है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर महाभारत। We need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilayen, Yuva and Annadata. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 7वीं बार बजट तो लाई, लेकिन सियासत भी हाई हो गई। जैसे ही बजट आया, अखिलेश यादव का हमला आ गया। वो कहने लगे कि सरकार बचाने वाला बजट है। यही बात ममता बनर्जी ने भी दोहरा दी। सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, ओनली द पॉलिटिकल मिशन इज देयर। कांग्रेस का भी यही राग है। राहुल और खड़गे तो कह रहे हैं कि सहयोगियों को खुश करके बस कुर्सी बचाने की कोशिश हुई है। इंडी इसीलिए परेशान है क्योंकि नीतीश और नायडू के लिए मोदी ने खजाना खोला है। बिहार को पावर प्रोजेक्ट के लिए 21,400 करोड़, 3 एक्सप्रेसवे और सड़क मार्ग के लिए 26,000 करोड़ और बाढ़ से बचाने के लिए 11,500 करोड़ का आवंटन हुआ। वहीं आंध्र प्रदेश में अमरावती विकास के लिए 15,000 करोड़, पोलावरम प्रोजेक्ट और 2 आर्थिक कॉरिडोर मिले। कुल मिलाकर करीब 50,000 करोड़ की राशि मिली।
जिसके बाद नीतीश और नायडू दोनों ही मोदी को धन्यवाद कह रहे हैं, जिससे विपक्ष का भड़का हुआ एजेंडा फ्लॉप हो गया है। अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। रेलवे के झुनझुना है। कहते हैं हम बिहार में बहार है, एनडीए का सरकार है। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया। बजट को भले ही बिहार और आंध्र के लिए बहार बताया जा रहा है, लेकिन मोदी ने बता दिया कि बजट सबका है। आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। वित्त मंत्री के बजट सूटकेस से युवाओं के लिए नौकरी, महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़, तो किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़ और विपक्ष के लिए फ्लॉप एजेंडा निकला है। लेकिन कांग्रेस इसे नकलची बजट बता रही है। एक यही पॉइंट है जो उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से उठाया है, लेकिन उसको भी सही से इंप्लीमेंट करने की बात नहीं की है। राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुख बजट के रूप में यह मोदी 3 का यह पहला बजट जाना जाएगा। समाज के गरीब वर्ग के लोग हों, हमारी नारी शक्ति हो, देश को आगे लेके जाने वाले हमारे युवा हों या हमारे अन्नदाता किसान भाई हों, हर एक वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा गया है। मोदी ने बजट से विपक्ष के सारे एजेंडे ध्वस्त कर दिए। नरेंद्र मोदी की सरकार के इस बजट ने बेरोजगारी वाले हमले पर रोजगार का पलटवार किया है और महंगाई वाले हमले पर टैक्स से बचत दे दी है। लेकिन बजट आए और सियासत ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता, और इसीलिए इस बार सरकार बचाने वाला बजट का हमला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ महाभारत में आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी स्टूडियो में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनुप्रिया जी जेडीयू की प्रवक्ता है। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। प्रियंका भारती जी आरजेडी की प्रवक्ता है। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार है और विवेक श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक के स्टूडियो में है। लेकिन सबसे पहले गुरु प्रकाश जी आपके पास आ रही हूँ। सरकार बचा ली है आपने, आंध्र प्रदेश और बिहार को जो फंड दिया है उसे विपक्ष सरकार बचाओ बजट कह रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि विपक्ष बजट पे क्या टिप्पणी कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि हमारे बजट को कॉपी कर लिया और वही लोग कह रहे थे कि ये बजट बिल्कुल ही बेकार है। तो आपका बजट बेकार था कि हमारा बजट बेकार है? आप एक तरफ तो कॉपी करने का आरोप लगाते हैं, फिर कहते हैं कि निराधार है। तो विपक्ष की बातों पर बहुत ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐतिहासिक बजट है सुचारिता जी। पूरे विश्व में जहां ग्लोबल अनसर्टेनिटी का माहौल है, एक वैश्विक अनिश्चितता है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, यूरोप में, यूएस में, भारत एक ग्लोबल ब्राइट स्पॉट बन के उभरा है। पूरे दुनिया में यदि किसी को कहीं उम्मीद की किरण नजर आ रही है तो भारत में नजर आ रही है। अब बिहार पे आइए। पहली बार बिहार में आज का पहले वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहता हूं, 2,78,000 करोड़ का बिहार का कुल बजट है। उसमें 2 लाख करोड़ का जो बजट है वो केंद्र सरकार से आता है। दूसरी बात, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, ये जो कुछ लोग कहते हैं, हम बताना चाहते हैं 2012 में लालू जी के द्वारा समर्थित सरकार थी यूपीए की, और उस सरकार ने विशेष राज्य दर्जा के विषय पे पूर्ण विराम लगा दिया था। आज के बजट पे आइए, 21,400 करोड़ का भागलपुर में यहां पावर प्लांट लगने वाला है। 26,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट, गया के विष्णुपद मंदिर का कॉरिडोर डेवलप होगा, बोध गया में महाबोधि मंदिर का कॉरिडोर डेवलप होगा, राजगीर नालंदा का समग्र विकास होगा, नए एयरपोर्ट आएंगे, नए विश्वविद्यालय आएंगे। तो पहली बार बिहार के लोगों ने, बिहार के 13-13.5 करोड़ लोगों ने खुले बाहों से इस बजट को स्वीकार किया है और आभार प्रकट करते हैं हम नरेंद्र मोदी जी का। जो 2020 में हमने नारा दिया था, आत्मनिर्भर बिहार,
तो बिहार आत्मनिर्भर कैसे होगा, रोजगार सृजन का एक केंद्र बिंदु कैसे बनेगा, आने वाले भविष्य की उद्यमशीलता का केंद्र बिंदु कैसे बनेगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो सुचारिता अमृतसर से कलकत्ता जा रहा है उसमें गया को प्रमुख केंद्र बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल बजट नहीं है, ये विकासोन्मुखी बजट है, विकसित भारत का बजट है। तो कह रहे हैं आने वाले 25 वर्षों के लिए ये बिहार को प्रगति देने वाला बजट है। कह रहे हैं कि बिहार को क्यों दे दिया, यूपी को क्यों नहीं दिया। अब भाटी जी आ गए हैं स्टूडियो में। भाटी जी, सरकार बचाने का बजट आप कह रहे हैं या फिर विपक्ष को एक बार फिर से झटका दे दिया है? आप तो यही उम्मीद में बैठे रहते हैं किसी तरह सरकार गिर जाए, किसी तरह इस सरकार में दरार आ जाए। आज बजट आ गया तो आपने कहा देखो सरकार बचाओ बजट है, ये अच्छी बात है। देश में सरकार गिरनी चाहिए क्या? ये सरकार की मरहम पट्टी का ही तो बजट है। सरकार को जहाँ जहाँ चोट लगी है वहाँ वहाँ मरहम पट्टी कर रहे हैं। एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ। आदरणीय उदय प्रताप जी का शेर है कि सभी प्यासों के हिस्से में बराबर मैं नहीं आती, तू साकी कैसी पैमाइश से पैमाना बनाता है। अगर बिहार को आप 59,000 करोड़ दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश ने क्या गुनाह किया? उत्तर प्रदेश ने आपको 73 सांसद दिए 2014 में, 62 सांसद दिए 2019 में। 10 साल में मोदी जी के शासनकाल में केंद्र के बजट से एक भी एक्सप्रेसवे, एक भी हाईवे उत्तर प्रदेश में नहीं बना है। जो बने हैं उत्तर प्रदेश के अपने बजट से बने हैं। तो ये जो असमान वितरण है, मुझे अवधेश जी याद दिलाएंगे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, किसी विद्वान ने कहा कि भारत एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। वजह क्या है? संपत्ति की कमी नहीं है, संपत्ति का वितरण नहीं है। वो कुछ जगह इकट्ठी हो रही है संपत्ति। और अभी लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें बताया गया कि देश की 22% संपत्ति के मालिक 1% लोग हैं और नीचे के 50% लोगों के पास मात्र 15% संपत्ति है। तो ये जो असमान वितरण है, फिर दुष्यंत का शेर अवधेश जी याद आ रहा है कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। ये जो कुछ जगह पानी ठहर गया है, इस झरनों को खोलने की ज़रूरत है। ये संपत्ति नीचे तक आनी चाहिए। अभी सरकार ने बजट में घोषणा की है कि अगले 5 साल तक फ्री राशन और दिया जाएगा। यानी इन्हें उम्मीद नहीं है अभी भी कि ये 80 करोड़ लोग, इनकी गरीबी दूर हो पाएगी अगले 5 साल में भी। अच्छा, इनके पास कोई विजन नहीं है गरीबी दूर। अच्छा, मैं एक बार उस बात पर आना चाहती हूँ कि यूपी को कुछ नहीं मिला, बिहार को दे दिया और आंध्र प्रदेश को दे दिया। अवधेश जी, ये डिस्कशन इस बजट में, मतलब मुझे ऐसा लगता है जी बजट देश का बजट होता है, लेकिन हम बार बार राज्यवार ये बातें क्यों करते हैं? इसको मिल गया, इसको नहीं मिला। आंध्र प्रदेश और बिहार भी तो देश का हिस्सा है। अगर आज ये इनके साथ होते, अगर नीतीश बाबू आपके साथ होते भाटी जी, तो आप क्या ये कह रहे होते कि बिहार को क्यों दे दिया? अगर बिहार की जरूरत के हिसाब से दिया जाता। अरे जरूरत नहीं है, वैसे तो बीमारू राज्य है, उसे स्पेशल स्टेटस की आप डिमांड करते रहते हैं, आप लोग भी बोलते हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं जरूरत के हिसाब से ज्यादा दे दिया। मैं जरूरत को डिनाई नहीं कर रहा, जरूरत है। तो फिर अगर बिहार की जरूरत के हिसाब से दिया जाता तो मोदी जी 10 साल में कुछ करते। ये इस बार सरकार के सबकी जरूरत है, वजह से दिया गया है। ये राजनीतिक निर्णय है, ये सबकी जरूरत है। अब एक बात बताइए, ये देखिए सबने सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। देखिए अवधेश जी, जब बजट की शुरुआत हुई और आंध्र बिहार का जिक्र आया तो सब ये चर्चा करने लगे, अरे बिहार को तो मिलना ही था, फिर आंध्र प्रदेश का आगे, आंध्र प्रदेश को तो मिलना ही था। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, ये अरे हर एक राज्य को उठा कर इन्हें मिला हमें नहीं मिला। भाई देश के हर राज्य को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है यूपी को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यूपी को पिछले 10 सालों में काफी कुछ मिला भी है। यूपी को तो अभी फरवरी में प्राइम मिनिस्टर ने 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट का जो है और शिलान्यास किया था और दूर से ही हुआ था। उत्तर प्रदेश के, अरे भाई आप 19 फरवरी 2014, वो इन्वेस्टमेंट है, वो प्राइवेट कंपनियों। अरे भाई तो अरे सुनिए पहले, मोदी जी ने क्या दिया? उसमें 1 रुपया दिया नहीं। ये बीच में ऐसा है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी का डेवलपमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की ओर से, क्या केंद्र की ओर से उसमें सहायता नहीं थी? क्या प्रयागराज में केंद्र की सहायता नहीं थी? क्या अयोध्या जो बन रहा है उसमें, वो चाहे एयरपोर्ट से लेकर, उसमें केंद्र की सहायता नहीं है? उत्तर प्रदेश इस समय देश के विकसित राज्यों में शामिल हो गया है। पहले उत्तर प्रदेश पीछे था। पर कैपिटा इनकम में, जीडीपी में यूपी का स्थान थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दूसरे तीसरे स्थान पर होता रहता है। तो यूपी एक स्टेट पर आ गया। दूसरी बात आती है कि ये पहली बार नहीं है, बिहार के बजट का अभी भी मेजर पार्ट सेंटर ही दे रहा है, क्योंकि बिहार की अपनी आय नहीं है। जो अभी बताया उन्होंने बिल्कुल सच बचाया गुरु प्रकाश जी ने कि 2,78,000 करोड़ में 2 लाख करोड़ रुपया सेंटर ही देता है। और तीसरी बात आई है, जो बिहार में विकास हुआ उसको ध्यान से देखिए।
जो गया है, बोध गया है और राजगीर है, वो बिहार की नहीं देश की धरोहर है जिसका विकास नहीं हुआ। गया ऐसा क्षेत्र है जहां संपूर्ण दुनिया का हिंदू अपने पितरों के श्राद्ध के लिए आता है कि वहां एक बार अगर हमने मोक्ष के लिए श्राद्ध कर दिया तो मुक्ति मिल जाएगी। और वो जो विष्णुपाद मंदिर है उसकी इतनी दुर्दशा खराब है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 10 स्थान का। तो आज अगर उसका विकास होता है तो कितनी भारी संख्या में लोग आएंगे, कितना पर्यटन बढ़ेगा, कितने वहां का रोजगार कितना बढ़ेगा। तो वो तो देश का है। अगर राजगीर का विकास हो रहा है तो राजगीर क्या देश का नहीं है? तो इसलिए बोध गया जो है इंटरनेशनल लेवल की वो सिटी बनाने की बात हो रही है। अगर बिहार में विकास के लिए इस समय मान एक्सप्रेस वे चाहिए, 2 एक्सप्रेस वे, और बिहार के पास पैसे नहीं। विवेक जी कह रहे टाइमिंग बड़ा गलत है। विवेक जी ये टाइमिंग गलत इसलिए है कि आपकी कोशिशों को एक और झटका लग गया। बजट का यही पार्ट नहीं ना, एक लाइन है विवेक जी, सुनिए, बजट को आप इंटीग्रिटी में देखिए। सुनिए, मैं इंटीग्रिटी में बता रहा हूँ। बताइए। इंडिया अलायंस बड़ा क्लियर है। हम अपोजिशन में बैठेंगे, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे। जहां जहां आप गलतियां करेंगे, सांप्रदायिकता को फैलाने की कोशिश करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को का डिफॉल्ट करेंगे, हम खड़े होकर के तो अब आज के इस बजट में कहां कॉन्स्टिट्यूशन का डिफॉल्ट है विवेक जी? आज के इस बजट में भी वही पुराना राग लेकर आ गए आप। नहीं, आज के बजट में कॉन्स्टिट्यूशन वाला राग कहां से आया भाई? अब ये कह रहे थे तो मैं बता रहा हूं। तो हमारी ऐसी कोई नियत नहीं है कि हम इनको गिराने जा रहे हैं। मंशा तो वही है। बार बार दर्द होता है आपको कि अब ये सरकार फिर बच गई, राहुल गांधी अब ये फिर आ गए साथ, फिर हाथ मिला लिया। राहुल गांधी जी ने 3 पॉइंट बोले हैं आज, 3 पॉइंट उन्होंने ट्वीट करे हैं। पहला पॉइंट उनका एक ये था कि उनके मैनिफेस्टो में से, उनके न्याय पत्र में से बहुत सारे पॉइंट्स इंटीग्रेट करे हैं सरकार ने। इससे हम कोई चैलेंज नहीं कर रहे, हम इसको अच्छा मानते हैं। अगर ऑपोजिशन की आप राय को लेकर के अगर रूलिंग पार्टी और सरकार उसके कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करती है, इसको एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ में लेना चाहिए। दूसरी बात पे हम आते हैं, ये ज़रूर है कि कुछ राज्यों को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपने को स्टेबलाइज करने के लिए 2 राज्यों के साथ फेवरेटिज्म किया गया है। बोध गया को 5 साल पहले भी बनाया जा सकता था। अगर आप कह रहे हैं, नहीं सुनिए, लेट मी कंप्लीट। अगर ये कह रहे हैं बैठ के अवधेश जी कि साहब बिहार का तो बड़ा बुरा हाल है साहब, वो तो जनरेट ही नहीं कर पाते अपना रेवेन्यू, और यूपी तो बहुत अच्छा जा रहा है, तो आप फिर ये भी एडमिट कर लीजिए कि नीतीश कुमार की सत्ता जो इतने समय से रही है वो विफल रही है, एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू डेवलप द स्टेट, और आप उसमें रहे हैं। नीतीश कुमार के सर पे ठीकरा फोड़ेंगे तो दोनों तरफ पे जाएगा ना, दोनों तरफ पर जाएगा। देखिए नीतीश कुमार के सर पर ठीकरा इसीलिए कोई फोड़ता नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वहां फोड़ेंगे ठीकरा तो दोनों तरफ जाएगा, बीजेपी की तरफ भी जाएगा, आपके गठबंधन की तरफ भी जाएगा। भाई आरजेडी के साथ भी सरकार में हो रहे हैं। अब आप सुनिए, आज का जो बजट है वो सबसे पहले किसान नेताओं से आज मैं संपर्क में, पहली चीज मैंने वही करी, क्योंकि एमएसपी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चैलेंज के रूप में आने जा रहा है। तो किसान इसको कैसे ले रहे हैं? इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने जरूर लिखे हैं कि साहब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। विवेक जी लेट मी, मैं वापस पॉइंट पे आ रही हूँ। आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये हमारा कॉपी पेस्ट बजट है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही कॉपी पेस्ट बजट है हमारा, दूसरी तरफ कह रही है सरकार बचाओ बजट है, तो दोनों में से एक ही हो सकता है ना? इन्होंने अपनी मंशा से किया या आपकी मंशा कॉपी कर ली? दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स उन्होंने कांग्रेस के लिए हैं न्याय पत्र से, उनका न्याय पत्र, उनका मैनिफेस्टो पढ़ा जा सकता है, अनुप्रिया जी जुड़ गई हैं क्या? इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। लेकिन मैं इसको अच्छा मानता हूं, ये एक स्वस्थ डेमोक्रेसी का चिन्ह है कि अगर ऑपोजिशन के कुछ इश्यूज हैं और वो ठीक लगते हैं तो सरकार उनको इनकॉर्पोरेट। अच्छा, मैं पहले प्रेम कुमार जी के पास आ जाती हूँ। प्रेम कुमार जी वो कह रहे हैं कि बहुत सी चीजें कॉपी की गई हैं कांग्रेस के उससे। अब कांग्रेस ने तो वहां ये कहा था कि पैसे अकाउंट में डालेंगे खटाखट, यहाँ नौकरियों की बात हो रही है खटाखट, तो ये डिफरेंस तो है ना या नहीं है? देखिए, एक बात क्लियर करनी चाहिए सुचारिता जी कि बिहार को स्पेशल स्टेटस एक अलग मुद्दा है, बिहार के लिए स्पेशल पैकेज अलग मुद्दा है, और बजट एक अलग मुद्दा है। बजट पर हम बात कर रहे हैं। अगर बात करेंगे स्पेशल स्टेटस पर, तो ये नरेंद्र मोदी जी बिहार में जा कर के नारा लगवा चुके हैं, कितना चाहिए, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़। उस मुकाबले आज बजट में क्या मिला है? नहीं मिला है। स्पेशल स्टेटस एक मिल गया। नहीं, अगर ये कुछ नहीं है प्रेम कुमार जी, तो फिर आपके बगल में बैठे हुए भाटी जी से पूछिए कि क्यों इसको देखकर कहा जा रहा है यूपी को तो कुछ नहीं मिला। आप कह रहे हैं कुछ नहीं है ये। नहीं, प्रेम कुमार जी आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिला है, तो फिर अगर ये कुछ नहीं है तो उस कुछ नहीं के लिए इतनी लड़ाई हो रही है कि यूपी को नहीं मिला। मैंने कहाँ कह रहा हूँ कुछ नहीं मिला है?
मैं कह रहा हूँ 1.25 लाख करोड़ का जो नारा लगाया था उसके मुकाबले ये फिगर क्या है? कुछ नहीं मिला, मेरा शब्द नहीं है। दूसरी बात, अच्छा बोलिए भाटी जी। देखिए, हमें इस बात में कतई आपत्ति नहीं है कि बिहार की मदद क्यों की। बिहार की मदद होनी चाहिए, बिहार की जरूरत है, आंध्र प्रदेश की भी जरूरत है, हमें भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हमारा ऐतराज उस बात पर है कि दबाव में निर्णय लिया जा रहा है। सरकार के जो पाए हैं वो पाए की मरहम पट्टी की जा रही है। इसी बात सरकार न लुढ़क जाए, इसी बात को मैं ये इस तरह अगर निर्णय लिए जाए, देश हित नहीं, देश का हित, सरकार बचाओ, सरकार हित, मोदी हित, मोदी की सरकार बची रहे। और जो इनका बीजेपी का नारा होता था, अवधेश जी स्पष्ट करेंगे जब उनका नंबर आएगा, अंत्योदय मित्रोदय में बदल गया है। जो मित्र हैं केवल उनका उदय मोदी जी की चिंता है। अब अंत्योदय या सर्वोदय नहीं है, अब देश के कोई चिंता नहीं है। हमें इस बात पे रह गया। अच्छा, जो स्टेक होल्डर्स है, एक बार इस बजट में जिन पार्टियों की बात हो रही है, जेडीयू से अनुप्रिया जी जुड़ गई हैं, एक बार प्रियंका जी के पास जा रही है। प्रियंका जी और जेडीयू खत्म हुई। अच्छा, चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, हम ये कह रहे हैं, ये जो परिस्थिति आज सरकार बनने की है एनडीए की, अगर ये परिस्थिति नहीं होती, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे ये सरकार नहीं होती, तो क्या ये होता आज बजट में जो आज हुआ है? पहले भी तो कभी नहीं हुआ। बिहार की परिस्थिति बदल गई कि बिहार बदल गया? क्या बदल गया? आज सिर्फ राजनीतिक परिस्थिति बदली है, इसलिए बजट में ये बात देखने को मिल रही है। इसलिए ये बात हो रही कि 2 राज्य पर ध्यान दिया गया, बाकी पर भाई ऐसा है, अगर राजनीतिक परिस्थिति बदल गई और वो इतनी इंपॉर्टेंट है प्रेम कुमार जी, तो फिर तो स्पेशल स्टेटस की भी बात हो सकती थी। स्पेशल स्टेटस की मांग तो नीतीश कुमार ने की और उसके बाद केंद्र की तरफ से कहा गया कि स्पेशल स्टेटस नहीं दिया सकता। तो वही तो कह रही हूं, अगर राजनीतिक परिस्थिति इतनी बढ़ गई कि वो सरकार बचाने की नौबत पर आ गई, आप कह रहे हैं बजट से सरकार बचा ली इन्होंने, सरकार नहीं गिरी, तो फिर तो स्पेशल स्टेटस की भी बात होगी। सर, सरकार बचाने के लिए तो वहां तक चले जाएंगे। जनता पूछेगी ना। एक बार प्रियंका जी के पास जा रही है। और ये कुछ हजार करोड़ में क्या फर्क है, बिहार की जनता पूछेगी। प्रियंका जी, बिहार स्पेशल स्टेटस नहीं मिला तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें, अब 58,000 करोड़ का पैकेज मिल गया तब भी इस्तीफा दे दें, मतलब कुल मिलाकर नीतीश कुमार इस्तीफा दें। देखिए सुचारिता जी, हम माने तो माने कैसे कि ये जुमला नहीं है। हमने 15 लाख वाला जुमला देखा, हमने 2 करोड़ नौकरी का वादा वाला जुमला देखा, हमने हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे पहुंच जाएगा वाला जुमला देखा, और अब हम ये जुमला देख रहे हैं। सीधी सी बात है कि जब 2015 में मोदी जी बिहार आए थे, बिहार उस समय इलेक्शन था, उस समय आए, उस समय वो कह रहे थे 50,000 करोड़ दूं कि 60,000 करोड़ दूं, 60,000 दूं कि 70 दूं, और 70 करते करते 1,25,000 करोड़ पे पहुंचे। लेकिन आज सीधे 26,000 करोड़ पे धड़ाम से नीचे गिरे हैं। एक पल के लिए अगर मैं मान भी लूं, एक पल के लिए कि जुमला नहीं है, तो इससे बिहार को क्या मिलेगा? जितनी ठेकेदारी आने वाली है, क्या यूपी में गुजरातियों को नहीं मिली? बिल्कुल उसी तरह से सारी ठेकेदारी जाएगी गुजराती भाई बंधु को, और बिहारी को क्या मिलेगा? बालू ढोने का काम। अब आपने एक और बंटवारे वाली बयान दे दिया है। अब आपने एक और बंटवारे वाला बयान दे दिया है भाई। नहीं, ये बंटवारे वाला नहीं। क्या मतलब है इसका? तो सीधा मतलब ये है कि आप बजट अलॉट करते रहिए, आप बजट अलॉट करते रहिए। इसका मतलब क्या है प्रियंका जी, आप कह रहे हैं? इसीलिए अच्छा, एक मिनट, वो समझा लेना अपना मतलब, विवेक जी वो समझाएंगी ना अपना मतलब। हाँ, बिहार को सिर्फ और सिर्फ झुंझुना मिला है। इससे बिहार जब पार्टीशन हुआ, क्या बचा बिहार के पास में? अच्छा। क्या हमारे पास खदानें बची? हमारे पास सिर्फ धूल धूसरित वाली जमीन बची, और और आप केंद्र की तरफ से हमारे लिए क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी आज चुप्पी साधे हुए नहीं बोल रहे हैं। बिहार विशेष राज्य के दर्जे पर भी मुंह बंद है। आप जो व्यक्ति बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकता, वो बिहार का हित कभी कर ही नहीं सकता। आप ये कह रही हैं यहाँ पर बजट इतना दे दिया। एक मिनट, अनुप्रिया जी हाँ बोलिए। 2004 से और 2014 तक यूपीए की सरकार थी, जिसमें लालू यादव जी मंत्री भी थे और बाद में उनका सपोर्ट था। उस काल में बिहार को क्या प्राप्त हुआ, ये भी तो ये तो देखने की आवश्यकता होती है ना। और जो बात हो रही है, जो 1,25,000 करोड़ का पैकेज था, वो पैकेज बिहार में गया है, उस पर सड़कें बनी है, उसमें अरे भाई बरौनी के कारखाने में आप कैसे बात करें? एक पैकेज के हिसाब से। अच्छा, एक सेकंड, ईयर वाइज था पूरा। पूरा नीति आयोग के लालू यादव जी ने पूरा वेबसाइट पर है। सुनिए अनुप्रिया जी, एक बार सुनिए, मैं गुरु प्रकाश जी आपके पास आऊं, उससे पहले एक बार अनुप्रिया जी के पास सुनिए। लालू जी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा एक घिसा पिटा हट है ये बजट, जुमलों की रट है ये बजट, गरीब और किसान के सपने कर रहा बंजर है ये बजट, आम आदमी के दिल पर खंजर है ये बजट। अब ये ट्वीट किया है लालू जी ने। अब मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूं अनुप्रिया जी कि जो बजट में मिला
उस पर विपक्ष हमला ये कर रहा है कि ये सरकार आपने बचा ली, यानी कि इतना दिया कि नीतीश कुमार सरकार के साथ बने रहे। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका जी कह रही कुछ नहीं दिया, कुछ मिलेगा भी नहीं इससे। अनुप्रिया जी। सुचरिता जी, आरजेडी और आरजेडी के प्रवक्ता देखिए अपनी पार्टी और अपने नेता का चरित्र और अपने नेता के सर्टिफिकेट को यहाँ बता रहे हैं कि सारे लोग 10वीं पास नहीं किए, नौकरी तो नहीं मिलेगा, झुंझुना ही बजाएंगे। और बजाए भी, जनता ने भी झुंझुना दे दिया, बजाते रहिए विपक्ष में। ये क्या जाने जो पार्टी, जो परिवार की पार्टी है, जिसको परिवार की राजनीति करने आती है, जिसको बिहार की जनता से नहीं मतलब, जिसको अपने परिवार को सत्ता में बिठाने वाली राजनीति से मतलब होता है, और बिहार की जनता से उनको क्या मतलब? प्रियंका जी, तो उनको खिसियात मिलने के बाद यही करेगा भाई, ये लेके आ रहे हैं बिहार के लिए, बोलेंगी, चिल्लाएंगी। अरे भैया, गड्ढा को आत्मसम्मान की। अरे प्रियंका जी सुन लीजिए, मत चिल्लाइए, बहुत समय है चिल्लाने के लिए। अरे दो महिलाएं, देखिए वहाँ महिलाओं की इतनी खूबसूरत तस्वीर आ रही है निर्मला सीतारमण के साथ। बजट के बाद संसद में देखिए जो महिला कर्मी है सारी निर्मला सीतारमण के साथ हैं और बड़ी चेहरे पर मुस्कान है। तो चेहरे पर मुस्कान रख के महिलाएं बड़ी अच्छी लगती हैं, दोनों वो चेहरे पर मुस्कान रखकर बात करते हैं। अनुप्रिया जी बात कंप्लीट करेंगी पहले। अनुप्रिया जी। नहीं, निश्चित प्रियंका जी, जो बिहार की सड़कें में सड़क नहीं गड्ढे हुआ करते थे, जो शिक्षा व्यवस्था के नाम पे चारवाहा विद्यालय चला करता था, जो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे जंगल राज चला करता था, उस बिहार ने अपने कम संसाधनों में बिहार में जो तरक्की की है, और उस तरक्की में जो आज 58,900 करोड़ का जो ना राशि मिला है, इससे रफ्तार तेज होगी। इस बात से आपको मतलब नहीं है, हमें पता है क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपकी संपत्ति कैसे बढ़े, आपके राजकुमार की गद्दी कैसे मिले, तो नौकरी तो करेंगे नहीं, तो राजनीतिक मात्र साधन बनता है। प्रियंका जी, तो प्रियंका जी चिल्लाइए नहीं, सुन लीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिएगा तो आपको पता चलेगा रोजगार का मतलब क्या होता है, आपके बजट की राशि का मतलब क्या होता है, उससे विकास की धारा पर पड़ सकती है। आपने तो विश्वविद्यालय की शिक्षा। अच्छा, अब मुझे सुनिए, जिस तरह से बातचीत चल रही है ना, इससे आधी चीजें समझ नहीं आ रही। एयरपोर्ट मिला, मेरे को ये बार बार कहना पड़ता है क्योंकि आप में से आजकल कई मेहमान का ऑडियो खराब रहता है, स्काइप से जुड़ते हैं। एक बार सुनिए जो बजट पर बात हो रही है। मैं आज कई बार आमतौर पर जब बजट भाषण खत्म होता है तो उसमें चर्चा ये होती है, विवेक जी को स्क्रीन पर लाइए, भाटी जी और गुरु प्रकाश जी। मैं एक बार जब बजट खत्म होता है तो चर्चा ये होती है कि किसको क्या मिला, किस सेक्टर्स को फायदा हुआ, किसको नहीं हुआ। लेकिन आज अखिलेश जी के बयान ने इसको बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। वहां बजट खत्म नहीं हुआ था, यहां अखिलेश जी का बयान आ गया था, सरकार बचाने वाला बजट, और सबसे पहले रिएक्शन उन्हीं का आया। फिर ऐसा लगा कि सबने वही वाली लाइन ले ली है, ऐसा लगा एजेंडा तय हो गया कि ये वाला एक हमला करना है सरकार पर। अब मैं विवेक जी आपसे पूछ रही हूं। देखिए, अखिलेश जी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। पहली चीज, इंडिया अलायंस के महत्वपूर्ण नेता हैं। उन्होंने एक कमेंट दिया और ये एक तरीके से इंडिया अलायंस के लोग इससे हम बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली। सबने उस लाइन को टोक किया तो इसमें क्या बुराई है? इंडिया अलायंस के नेता मतलब सबके नेता, हम सब एक हैं, हम मिलकर के लड़े, अपनी सीटें लाए हैं, हमारी एक आइडियोलॉजी है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जिसपे हम सारे एक हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता कि किसी ने किसी को लाइन दी और टो कर रहे हैं। वो हमारे सम्मानित नेता हैं इंडिया अलायंस के, उनका सम्मान रहेगा। और दूसरी बात, उन्होंने जो बोला वो सही कहा। टाइमिंग जो है इस एड की वो क्वेश्चनेबल है। बिहार से सब प्यार करते हैं, हमारे देश का अंग है। आंध्र प्रदेश से भाटी जी भी प्यार करते हैं, उन्होंने कहा वो भी हमारे देश का अंग है। हाँ। लेकिन आप 10 साल से सो रहे थे, 10 साल तक आपको कोई बजट नहीं याद आया। अरे तो 10 साल के बाद अगर नींद से जाग गए तो प्यार है तो खुश होना चाहिए ना विवेक जी। 10 साल तक सो रहे थे, मैंने मान लिया आपकी बात, गुरु प्रकाश जी की पार्टी सो रही थी, लेकिन प्यार है तो 10 साल बाद जागे तो वेलकम करिए ना। या फिर 10 साल बाद अब आप उस बात को लेकर अपना गुस्सा निकालेंगे, खींच निकालेंगे, तो प्यार कहाँ गया? केरल को भी दीजिए ना, प्यार कहाँ गया? फिर केरल को भी पैसा चाहिए, केरल को भी दीजिए। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी का स्टेट है, अब आ गए आप केरल पर। वही तो बात है, भाटी जी यूपी की बात करेंगे, आप केरल की बात करेंगे, गुरु प्रकाश जी बिहार की बात करेंगे। लिया कि आप सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार को देंगे, क्या लॉजिक थी? जरा ये पासवान जी जरा मुझे बता दें। ठीक है, अब गुरु प्रकाश जी
उनका कहना है कि आपने यूपी को इग्नोर किया क्योंकि यूपी में तो भाई सीटें आ गई समाजवादी पार्टी की, जहां पर आपको अभी जिनकी जरूरत है आपने उन्हीं को फंड एलोकेट किया है। ये बड़ा क्लियर है क्योंकि आपको सरकार बचानी है, आपने इसीलिए उन्हीं को फंड एलोकेट किया। बाकी राज्यों को क्या दिया जरा बताइए, वो ये कह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था सुचारिता। सबसे पहले तो हमारे आदरणीय भाटी जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश को क्या दिया है। 3,47,000 करोड़ पिछले वर्ष दिया था, आज उससे 10% बढ़ा करके 3,80,000 करोड़, लगभग 4 लाख करोड़ केंद्र सरकार का उत्तर प्रदेश को आवंटन हुआ है। उत्तर प्रदेश में भाटी जी कितने मेडिकल कॉलेजेस थे, कितने एयरपोर्ट थे, कितने एम्स थे, कितने एक्सप्रेसवे थे? तो मुझे लगता है कि अगर समग्रता से हम डिबेट करेंगे, तथ्यों के आधार पर डिबेट करेंगे तो ठीक होगा। दूसरा, हमारे विवेक भाई कह रहे थे कि किसानों के लिए क्या किया है। किसानों का बजट सुचारिता यूपीए में कितना था? 23,000 करोड़। आज कितना हुआ है? 1.5 लाख करोड़। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को यदि 5 वर्ष बढ़ाया जाता है तो इससे किसको फायदा होगा? व्यापारियों को फायदा होगा क्या? इंडस्ट्रीज को फायदा होगा क्या? अगर 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाया गया है तो इसका लाभ यदि किसी को मिलेगा तो हमारे किसान भाइयों को, किसान बहनों को मिलेगा। नंबर 3, आप कहते हैं केरला को क्या मिला है? अरे भाई, केरला के लिए 11,000 करोड़ का बजट अभी मेरे सामने आप कही तो मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूं। इस प्रकार भ्रम मत फैलाया करिए। जब हम कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, पूरे भारत को समग्रता से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अगर आप देखेंगे तो ठीक होगा। लेकिन मैं पॉलिटिकल बात करना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के साथी बैठे हैं, सैफई का जितना विकास हुआ शेष उत्तर प्रदेश का उतना विकास क्यों नहीं हुआ? आप सैफई में सब कराइएगा। सैफई में बॉलीवुड के फिल्म स्टार को आना है तो एयर स्ट्रिप बन जाएगा, एयरपोर्ट बन जाएगा, सफारी बन जाएगा। अरे भाई, बनारस ने क्या गलती किया था? बस्ती बहराइच ने क्या गलती किया था? सुल्तानपुर ने क्या गलती किया था कि वो लोग वंचित रह गए, लेकिन सारा का सारा पैसा सैफई में दे दो। तो ये पॉलिटिकल बजट नहीं है। मैं पुनः बोलता हूं कि पॉलिटिकल बजट नहीं है, विकासोन्मुखी बजट है और अच्छी बात है। अरे भाई, कांग्रेस ने, ये विपक्ष ने अगर पूरी संवेदनशीलता से कोई इनपुट दिया तो उसको स्वीकार किया गया है। लेकिन इस प्रकार से भ्रम फैलाने की बात, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी फैलाने की बात, ये ठीक नहीं है। बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, उत्तर प्रदेश हो, हर प्रकार से बजट को आने वाले 5 वर्षों में विकसित भारत की एक संरचना, विकसित भारत की एक पृष्ठभूमि और आधारशिला को तैयार करने वाला बजट। अच्छा गुरुप्रकाश जी, ये भी बता दीजिए साथ ही साथ, वो जो बार बार कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से ले लिया वो क्लॉज, वो लिया है क्या वाकई? नहीं, मान लीजिए आप दोनों बात कह रही हैं सुचारिता। अगर कांग्रेस नहीं, मैं पूछ रही हूं और बजट मैं कह नहीं रही हूं तो आपका इनपुट खराब था। नहीं, आपका इनपुट खराब था क्या? नहीं, ऐसे थोड़ी होता है भाई। अरे ऐसे थोड़ी होता है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे, अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में, आप तो मैं चुनौती देता हूं सुचारिता, हाँ। आपका शो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपके शो पे गरीबी पे, बेरोजगारी पे बहस हो। अगर 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकलते तब इनको दिक्कत होती है। हाँ। 55 करोड़ लोग का बैंक का खाता खुलता है तब इनको दिक्कत होती है। एवरेज इन्फ्लेशन रेट 5% से कम रहता है पिछले 10 वर्षों में, तब आपको दिक्कत होती है। आपके आंकड़ों से हमको दिक्कत होती है सर। कोई भी डिबेट कंस्ट्रक्टिव हो, हम इस सर कंस्ट्रक्टिव मैं 10 सेकंड में सुना देता हूं ना। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है आप बताएंगे मिस्टर पासवान मुझको? इस देश के अंदर ह्यूमन राइट्स में आपका इंडेक्स क्या है जरा आप बता दीजिए। इंटरनेशनली विमेन सेफ्टी में आपका इंडेक्स क्या है आप बता दीजिए जरा मुझको एक बार आप। ठीक है, ये तो आप मुझे बताएंगे। और दूसरी बात मैं अब आपको बता देता हूं, आपने किसानों की बात करी। किसानों में सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी का है, उस पे आपका स्टैंड अभी भी क्लियर नहीं है, ना कृषि मंत्री का स्टैंड क्लियर है। आज नरेश टिकैत और अन्य किसान नेताओं के बाइट्स आए, उन्होंने अपना रिएक्शन दिया, उन्होंने बोला कि यह बजट किसानों को लेकर के क्लियर नहीं है। एक तरफ ये फर्टिलाइजर देने की बात करते हैं और वो भी सिलेक्टिव कंपनियों की जिसकी मार्केटिंग करेगी सरकार, और दूसरी तरफ कहते हैं साहब हम तो ऑर्गेनिक में इन्वेस्ट करेंगे। तो ऑर्गेनिक और फर्टिलाइजर साइड बाय साइड कैसे चलेगा ये कोई नहीं जानता। अच्छा, ये आखिरी बार कब हुआ था? इरिगेशन का बजट आप कितना होगा जरा बता दें आप। अवधेश जी, आखिरी बार ये कब हुआ था कि कोई सरकार का बजट आए और वहां विपक्ष कहे कि बढ़िया बजट है, बहुत बढ़िया बजट बनाया है सरकार ने? देखिए, ऐसा है कि ये ऐसा बजट है, इसका उत्तर आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन इस समय जो हम लोगों ने, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं है कि बजट कैसा है। मेरा सिर्फ ये सवाल ये है कि जो भी बजट आता है, सरकार जो भी हो, विपक्ष जो भी हो, वो सवाल ही उठाता है। इस बार की जो आलोचना है, हाँ। उसका एक विशेष पहलू है कि जितने लोग हमारे यहाँ बैठे हैं वो 48 लाख से ऊपर, 48 लाख करोड़ से बड़ा का बजट है,
उसमें किसी पॉइंट्स पर बात नहीं हो रही कि इस पर है। सुनिए अरे भाई पूरी आप बीच में बहुत बोलते हैं, आप एमएसपी उठा रहे हैं। आप दाल की बात कर लीजिए ना मुझसे। अरे सुनिए भाई, आप एमएसपी उठा रहे हैं, दालों का फाइनेंस नहीं एक एमएसपी आइए दाल पर डिबेट करते हैं। नहीं सुनिए, दाल पर भी कर लीजिए, लेकिन पॉइंट बोलिए, दाल पर भी कर लेंगे। भारत सरकार ने इस बार दाल के लिए दलहन के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता के लिए जो सब घोषित किया है, सब्जी के क्षेत्र में जो घोषित किया है कि क्लस्टर बनाएंगे, भंडारण विपणन को बढ़ावा देंगे, उसके लिए जो एलोकेशन किया है अलग अलग, वो तो असाधारण है। इस बजट में एक विशेष सुनिए भाई, आप भी सुन लीजिए भाई। विवेक जी ऐसा है, आप पूरी बात सुनते ही नहीं है। पूरी बात सुनिए। देखिए बजट को ना समग्रता में देखने की आवश्यकता होती है। आपको दालों का समग्रता में नहीं, फिर आप भाग रहे हैं। नहीं जो भाई एग्रीकल्चर में भाई दालों के कॉन्सेप्ट की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है कुर्सी की। सबसे इंटरेस्टिंग ये विषय तो कोई उठा नहीं, दाल की नहीं हो रही, बात दलहन की नहीं हो रही, बात कुर्सी की हो रही है। इंटरेस्टिंग वो है। देखिए यही तो कह रही थी कि बजट के बाद बात होती है। ठीक है, कंप्लीट करिए। ये बोलने नहीं देते हैं। ये सर आप ही बोलेंगे, मैं सिर्फ 10 सेकंड बोलूंगा। नहीं आप 10 सेकंड के बाद नहीं बोलेंगे, विवेक जी गारंटी बोलूंगा। बड़ी क्लियर सी बात है, दाल और दलहन की इस बजट में बात हुई। मैंने एक एक पॉइंट स्टडी करा है बजट का, किसानों से मैंने बात करी है, वो कह रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ाना हमारा काम है, हम बढ़ा लेंगे, हम पे छोड़िए। सरकार तो जो है वो मार्केटिंग की बात कर रही है, सिर्फ मार्केट कर पाएंगे। दालों का प्रोडक्शन क्यों कम हुआ? क्योंकि उसके लिए किसानों को भाव नहीं मिल रहा था। अच्छा 10 सेकंड आपके ओवर हुए। आपने दलहन और दाल की बात की। मैं ठीक है। अब मैं जरा भाटी जी के पास जा रही हूँ, वो थोड़ी देर से जरा एग्रीकल्चर पर अच्छा आ रही हूँ अवधेश जी। देखिए अब बात हो रही है बजट पर, लेकिन इंटरेस्टिंग ये था कि बजट आने के बाद से बात हो रही थी सियासत की और कुर्सी की और सरकार बचाने की। तो ये बजट वाला डिस्कशन उसमें गायब हो गया भाटी जी। मैंने इसीलिए कहा कि अखिलेश जी ने वो लाइन दी, बाकी सबने वो पकड़ ली। उसके बाद ये बताया जा रहा है ये कॉपी पेस्ट है, ये हमारा बजट है, ये कुर्सी बचाने वाला बजट है। उसके पॉइंट्स पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये जरूर हो रहा है कि कुर्सी बच गई। अखिलेश जी की बात तो सबने इसलिए दोहराई कि सच घटे या बढ़े, सच न रहे। झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो अखिलेश जी ने सच बोला, तो सच तो हर परिस्थिति में एक ही रहता है। सूरज तो गर्मी देता है, सूरज ठंड तो देता नहीं है। वो चाहे किसी देश में किसी आदमी से पूछ लो, सब एक ही बात कहेंगे, सूरज की धूप जो गर्म होती है। तो लेकिन अभी गुरु प्रकाश जी जो कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की खास पहचान बन चुकी है, गुमराह करने वाले तथ्य रखना, उल्टे सीधे आंकड़े पेश करना। अच्छा क्या गुमराह किया? बातों को मोड़ देना। उन्होंने कहा 4 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिया, उत्तर प्रदेश को 1 रुपया नहीं दिया। उत्तर प्रदेश को जो टैक्स में प्रदेशों का हिस्सा होता है वही तो मिला है। आर्थिक पैकेज में क्या मिला? आर्थिक पैकेज 1 रुपए का भी दिया है मोदी जी ने। बात उसकी हो रही है, जो हमारा हिस्सा है, जो हमारा। आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप पे आरोप लगा रहे हैं, गलत आंकड़ा दे रहे हैं। एक मिनट गुरुप्रकाश जी वो बता दें, मेरी बात पूरी हो जाए। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं, इस बजट में कोई विजन सरकार का ये दिखाई नहीं देता। क्या गरीबी दूर हो जाएगी? गरीबों की संख्या कितनी बढ़ी है 10 साल में, ये बता दें। देश के ऊपर कर्जा कितना बढ़ा 10 साल में, ये बता दें। अच्छा भाटी जी, इंटरेस्टिंगली आप रोजगार की बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख नौकरियों की बात उन्होंने कही है। तो वो अच्छा कदम है, बुरा कदम है, या फिर आपको लग रहा है वो कदम ही नहीं है, वो सिर्फ ऐलान? आगे आने वाले समय में ये घोषणा तो मोदी जी ने पहले ये भी की थी कि किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। हुई क्या? नहीं। वो तो 100 स्मार्ट सिटी भी बना रहे थे, बने क्या? वो तो बुलेट ट्रेन भी चला रहे थे, चली क्या? अरे स्मार्ट सिटी तो बना है। स्मार्ट सिटी के हमें घुमा के लाओ, कहां बना है? आपके मेरठ में स्मार्ट सिटी नहीं है? कैसे बात कर रहे हो? उत्तर प्रदेश का लिस्ट नए स्मार्ट सिटी। अरे भाई नहीं, अरे सिटी में जो लिफाफ होती है, ये आपने लिस्ट नहीं देखा होगा। अरे कुछ नहीं, एक बार मैं आपको फर्जी बात ऐसा है, स्मार्ट सिटी 100 की जो घोषणा थी, स्मार्ट सिटी इस देश में लगभग पूरी हो चुकी है। इस पर तो आप बन गए बिल्कुल। स्मार्ट सिटी आप नाम देखिए ना, हर साल उसके पुरस्कार होते हैं। हमें पता तक नहीं चला। ये फैक्ट है, आपको इसलिए पता नहीं है कि आप इसी को हाथ में उड़ाते हैं। या तो स्मार्ट सिटी का आपको पता नहीं था कि स्मार्ट सिटी का अर्थ क्या है। स्मार्ट सिटी पर भारत ने जो है अपने लक्ष्य को अचीव कर लिया हुआ है, और पहले अचीव कर लिया कोरोना काल के पहले। यही तो समस्या है इस बार के बजट का। सुनिए 10 सेकंड केवल। इसमें तो भाई सवाल असलियत आप लोग 10 सेकंड लेते हो, मैं 10 सेकंड में। और गुरु प्रकाश जी जवाब भी देना है उन्हें। 10 सेकंड में सबसे ज्यादा समय आप बोले हैं। कहां बोला? आप बैठ के इस शानदार स्टूडियो में डिबेट कर रहे हैं। इसके बराबर में एक गांव लगा हुआ है, झट्टा बदौली। अभी मेरे साथ चलिए, गांव में कीचड़ भरा हुआ। घूमे हुए हूँ, कीचड़ भरा हुआ। चुनाव में घूम के आया हूँ, आप ही के भाई लोग। झट्टा गांव मैं देख के आया हूँ, फर्जी स्मार्ट सिटी की बात देख के आया हूँ।
फिर ये दूसरी चीज हो गई गांव में। नहीं, ये दोनों दो चीज हो गई। नहीं, बारात घर नहीं, खेल का मैदान नहीं, अब आप तो ऐसे करें जैसे समाज गांधी पार्टी के शासनकाल में यूपी स्वर्ग हो गया था और जोगी ने यहाँ के उसको बर्बाद कर दिया है। शासनकाल नहीं, भाटी जी वो कह रहे हैं शासनकाल समाजवादी पार्टी का खत्म हुआ, सब खत्म हो गया। गुरु प्रकाश जी से जवाब ले लो। गुरु प्रकाश जी को चैलेंज किया था, उन्होंने कहा वो झूठे आंकड़े दे रहे हैं। गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। फर्जी आंकड़े नहीं, सुचारिता, चलिए कम से कम इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि केंद्रीय बजट का आवंटन ही सही, लेकिन 3,80,000 करोड़ मिल रहा है, शून्य रुपये नहीं मिल रहा है। आप तो कह रहे थे कुछ नहीं मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। कम से कम मैं आपका आभार प्रकट करता हूं अरज कुमार भट्टी जी कि आपने स्वीकार किया कि 3,80,000 करोड़ प्राप्त हो रहा है। नंबर एक, हमारे विवेक भैया हैं, विवेक भैया कह रहे थे दाल पे डिबेट करते हैं। 10 सेकंड मैं भी मांगता हूं विवेक भैया आपसे, तूर दाल पे एमएसपी कितनी थी 2014-15 में, आप बताइए जरा। 4,000 रुपए, अब कितनी है 7,000 रुपए, 61% का इंक्रीज है। मूंग पे कितनी एमएसपी थी 2013-14 में 4,600 रुपए, आज कितना है 9,000 रुपए, 85% का इंक्रीज है। उड़द पे एमएसपी कितनी थी 4,300, आज कितना है 7,000 रुपए। चना पे एमएसपी कितनी थी 2014-2024 में 70% तक का इंक्रीज आया है। तो झूठ बोलना, हर बात पे भ्रम फैलाना ये ठीक नहीं है। और कम से कम कम्युनिस्ट साथियों के मुंह से संविधान की बात अच्छी नहीं लगती है। रशिया में कितना संविधान है आप बताइए, चीन में कितना संविधान है। कम्युनिस्ट होकर के संविधान की दुहाई देते हैं, इससे बड़ी हिपोक्रेसी, इससे बड़े दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा और कुछ कोई नहीं है। अब आप सुनिए, रही नहीं है। सुनिए, धान पे गेहूं पे एमएसपी की बात, आप अपनी बारी में बात करेंगे, देखिए फिर आप बोलने लगते हैं उनकी बारी में। आंकड़ों पे बोल रहा हूं, आंकड़ों के आधार पर आप दलहन और तिलहन के आंकड़े दे रहे हैं। ये कभी एमएसपी इनकी समस्या रही नहीं, इन पे इन फसलों पे मूल्य मिल जाता किसान को। आपने दलहन का आंकड़ा मांगा था। लेकिन अब ये जो मैं एक चीज पूछूंगी प्रेम कुमार जी, ये जो बार बार बात मैं होती इनको है, काउंटर कर दूं एक बार। नहीं, आप काउंटर करिएगा, लेकिन मैं एक बार अनुप्रिया जी और प्रियंका जी के पास भी जाऊंगी। प्रेम कुमार जी, आपने जो बात बोली, अब ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा है, ये कांग्रेस से ले लिया, उन्होंने कह भी दिया अगर कोई अच्छी चीज है, अगर ले भी ली तो अच्छी बात है। तो इसके आगे भी बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी, या फिर सिर्फ इसी बात पर ढिंडोरा पीटती रहेगी कि ये हमारा था और हमसे ले लिया, ये हमारा कॉपी कट एंड पेस्ट ले लिया? इस बजट पे विवेचना भी करेगी है सुचारिता जी। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, आज बजट का दिन है, उसके बाद पूरा इंडिया गठबंधन अपना क्या भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो तय करेंगे इस विषय पर। अच्छा। तो इसमें कांग्रेस या ये बहुत बड़ा वैसा चीज नहीं है जिसका कि हम जवाब दे सके। लेकिन आप ये समझिए, मैं एक बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो चर्चा नहीं हुई है, वो है देश का रक्षा बजट। देश का रक्षा बजट जो पहले 6.5 लाख करोड़ हुआ करता था, 6.25, वो 4.21 पर आ गया। लगभग 30% से ज़्यादा का रक्षा बजट घटा है, और ये देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है रक्षा बजट पे इतनी बड़ी कटौती। और तब जबकि हमारी सरहद सुरक्षित नहीं है, देश की सुरक्षा की कीमत पर इतना बड़ा जो रक्षा बजट कम हुआ है, और ये जो चीज़ें हो रही हैं ये डिबेट का हिस्सा होना चाहिए। क्या हमारे चीन से खतरे खत्म हो गए? क्या पाकिस्तान का बॉर्डर विवाद सुलझ गया? जो भी हमारा आतंकवाद की समस्या है वो सुलझ गया? और जो नेपाल और दूसरे तमाम सरहद हमारी आज असुरक्षित है, अरुणाचल प्रदेश से लेके लद्दाख ले सब जगह तक। इसके बावजूद हम रक्षा बजट कम कर रहे हैं, 30% से ज़्यादा कम कर रहे हैं। हम अग्निवीर जैसी योजना ला रहे हैं, सेना को लगातार कमजोर करने का काम किया जा रहा है, सेना को कमजोर करके आप ये बोल देते हैं कम करके सरहद हमारी सुरक्षित नहीं है, ये कैसा सरहद सुरक्षित नहीं है, रक्षा बजट घट रहा है, यानी सुचारिता 10 सेकंड हाँ बोलिए गुरु प्रकाश जी, आप ही पर निशाना है। 6.51 गुरु प्रकाश जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। 6,21,000 करोड़ रुपया इस बार रक्षा बजट पे कहाँ 3.4% की वृद्धि है, आपने पता नहीं कहाँ से पढ़ लिया। भैया 10 सेकंड में मांग रहा हूं। अच्छा बोलिए गुरु प्रकाश जी, बोलिए, वो बार से बैठ। मैं किसी के ऊपर कुछ नहीं बोलता हूं। अरे सुनिए जरा, अरे कुछ नहीं कुछ बोल के चले जाएंगे भाई। 6,21,000 करोड़ का बजट है, जो लगभग 2% बढ़ा है पिछले बार से। आप लोग कुछ बोल रहे हैं, 5 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ का बजट हुआ है, फिर कह रहे हैं कि आप लोग की डिफेंस का बजट कम हो गया। कम से कम आंकड़ा देख करके आइए। लाइव टेलीविजन पे ऐसे झूठ बोलते तो अच्छा लगता है क्या? रक्षा बजट कहां से कम हो गया है? जहां दिखाया है कि 6.21 लाख करोड़ का डिफेंस स्पेंडिंग है 2024-25 का। डिफेंस स्पेंडिंग पिछले बार की तुलना में 13% की बढ़ोतरी हुई है, और कह रहे हैं कि रक्षा बजट कम हो गया है। कम से कम रक्षा के नाम पे देखिए, रक्षा सुरक्षा और संप्रभुता के नाम पे इस प्रकार से राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए अब प्रेम कुमार जी, अब वो जो बात कह रहे हैं रक्षा बजट के एलोकेशन को लेकर 5.94 लाख करोड़ से 621
6.21 लाख करोड़ अब जो बढ़ा है, देखिए ऐसा है रक्षा क्षेत्र, आपने उस पर ये बातें भी कह दी कि हमारी सरहदें सुरक्षित नहीं है और वो एलोकेशन कम कर दिया, क्यों हो रहा है, हमें खतरा है। ये क्लासिक एग्जांपल है माहौल और भ्रम फैलाने वाला। प्रेम कुमार जी, मैं थोड़ी दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल करता हूँ, मुझे 1 मिनट 1.5 मिनट समय। नहीं, आप ठीक लीजिए, आप अपना 1-1.5 मिनट ले लीजिए, लेकिन दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल जब हम कहते हैं भ्रम फैलाया जा रहा है किसी गलत बात का। भाई ये सही नहीं है। 1,24,000 करोड़ का रक्षा सामग्री पिछले इस वित्तीय। और विवेक जी, आप तो आंकड़े लेकर हमेशा आते हैं, आपने भी नहीं टोका क्योंकि आपको लग रहा है चल रहा है भ्रम, तो चलने दो, सरकार के खिलाफ बात चल रही है तो चलने दो। 23,000 करोड़ अच्छा है, आप तो हमेशा आंकड़े लेकर आते हैं ना, तो क्यों नहीं बोला आपने, क्यों नहीं टोका प्रेम कुमार? सब झूठे आंकड़े हैं। एमएसपी में नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल में करीब 250% की वृद्धि की है। आज तक इतनी वृद्धि कुल हो ही नहीं कभी। बाकी अब ये लोग बिना आंकड़ा के बात करते हैं। अब ये जो पूरे डिस्कशन है, मैं यही कह रही हूँ कि ये बजट का डिस्कशन होना चाहिए था, लेकिन इसकी पूरी एक सियासी खटाखट योजना भी है, लेकिन इसकी एक सियासी चर्चा नहीं, इसमें खटाखट कौन सी? राहुल गांधी ने कहा था कि 885 हो जाएगा। इसमें यह है कि 1 करोड़ युवाओं को कंपनियों में उनका जो इंटर्नशिप होगा तो उनके महीने में हर महीने खटाखट 5,000 जाएगा। तो ये तो भले नहीं दिया, लेकिन मोदी सरकार वो खटाखट 5,000 देने जा रही है। उतने ही नहीं, नए वर्कफोर्स जो नए लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिसका मैंने शुरुआत में यही बात कही थी कि वहां फंड में आना था खटाखट, लेकिन अब नौकरी आएगी खटाखट। और वो रोजगार वाला जो हमला होता है, अगर वो रोजगार दिया जाएगा तो मुझे भाटी जी, मुझे पता नहीं आप उससे खुश होंगे या उदास होंगे, क्योंकि अगर रोजगार मिलेगा सबसे बड़ी योजना, सबसे आपके सवाल कुंद होंगे, और अगर नहीं मिलेगा देखिए रक्षा बजट पर जब तो वो अच्छा नहीं है देश के लिए। जल्दी से जवाब दीजिए भाटी जी। मैं कह रहा हूँ रक्षा बजट पर बहस चल रही, तो मैंने चेक किया इस बीच में। रक्षा बजट इस बार घटा है, मामूली घटा है। पता नहीं अवधेश जी क्यों झूठ बोल रहे हैं। 12.3% नहीं, गलत बात। 24-25 का अनुमानित जो बजट है वो बढ़ा है भाटी जी, इसको एक घटा है। आप देखो तो सही, चेक करो आप। अब उसके ऊपर मैंने फिर वही कहा कि सब लोग अब देख लीजिए, वो गुरु प्रकाश जी पूरा रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, फोन दिखा रहे हैं अपना, 4 लाख फोन भी दिखा रहे हैं, 4,54,773 करोड़ रुपए। गुरु प्रकाश जी जल्दी से 10 सेकंड्स। कुछ भी झूठ मत बोलिए। गलत आंकड़े हैं। गलत आंकड़ा पिछला पुराना गूगल पे देखा है आपने, मैं इसीलिए बता रही हूँ, वो बार बार दिखाया जा रहा है। इस पर मेरे पास 9,21,940 करोड़ रुपया है। बजट एलोकेशन खोलिए ना। नहीं, मेरे पास बजट एलोकेशन होता है और क्या है? 6,21,940 करोड़। सबने फोन लगा दिया स्क्रीन पर। मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि फिगर्स और आंकड़ों पर, और खासकर देश की सुरक्षा को लेकर, मुझे लगता है वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि किसी तरह के भी गलत आंकड़े भ्रम फैलाते हैं। बस मेरे पास समय इतना ही है महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।